हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। आज हम लोग अहमदनगर के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग खबर की बात करेंगे कि आज की हमारी खबर क्या है। उसके बाद अहमदनगर का इतिहास कैसे मिला, उसका नाम मतलब अहमदनगर का नाम अहमदनगर कैसे पड़ा। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर कौन थी और उनके शासनकाल में प्रशासन और मंदिर निर्माण में मतलब क्या भूमिका थी, प्रशासन व्यवस्था में और मंदिर निर्माण में उनकी क्या भूमिका थी, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग खबर की बात करते हैं तो हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जो महाराष्ट्र का अहमदनगर है तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो बोले हैं कि महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल कर अहिल्या नगर रखा जाएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अहिल्याबाई की 298 जयंती मनाई गई है। 298 जयंती मनाई गई है तो इसी के अवसर पे बोला गया है कि जो महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री बोले हैं कि अब अहमदनगर का नाम बदल कर उसका क्या नाम रखा जाएगा, अहिल्या नगर रखा जाएगा इनके नाम पर। तो आखिर ऐसा क्यों, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अहमदनगर कहाँ स्थित है। देखिए, अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, ये महाराष्ट्र का मैप है और ये दिख रहा है बीच वाला मतलब पश्चिमी भाग। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में कहाँ अहमदनगर स्थित है। देखिए, मैं इसको आपको लोगों को मैप पे दिखा देती हूँ। देखिए, ये है महाराष्ट्र, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अहमदनगर कहाँ है। यहाँ पे देखिए पश्चिमी भाग में स्थित है कि नहीं अहमदनगर। देखिए यहाँ पे सिंध नदी के किनारे, सिंध नदी लिखा हुआ है, इसी के किनारे स्थित है अहमदनगर। तो अब इसी के नाम बदल करके अहिल्या नगर रखा जाएगा। आखिर क्यों नाम रखा जाएगा, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने चाहते हैं। दिख रहा है आप लोगों को अहमदनगर, यही है अहमदनगर। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। ये हमारी खबर थी। अब हम लोग जानते हैं कि जो अहमदनगर का इतिहास कैसे मिला, इसका नाम, ठीक है। तो आप लोग तो अहमदनगर को देख ही लिए हैं कहाँ स्थित है। यहाँ क्या था, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित है क्या, अहमदनगर, ठीक है। तो इसकी स्थापना अब इतिहास में कब मिलती है, 240 BC से मिलती है। 240 BC से अहमदनगर की क्या इतिहास में जानकारी मिलने लगती है, काफ़ी पुरानी है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जाते हैं। देखिए, अहमदनगर का जिक्र प्राचीन काल में भी मिला है। प्राचीन काल में जो सम्राट अशोक थे, कौन थे, अशोक, इनके शासनकाल में भी अहमदनगर का जिक्र मिला है। मध्यकाल में भी मिला है, मध्यकाल में जो राष्ट्रकूट राजा थे, राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश और पश्चिमी चालुक्य में इनके साथ मतलब इनकी शासनकाल में भी जब ये सब वंश थे तो उसमें भी अहमदनगर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो इसकी जानकारी कब हमें इतिहास से मिलने लगती है, तो 240 BC से हमें अहमदनगर की जानकारी मिलती है। और प्राचीन काल में सबसे पहले किसके शासन के काल में, जो मौर्य वंश के शासक थे अशोक, जो काफ़ी महान थे, जिनके समय में कलिंग युद्ध किया गया था, तो इनके शासनकाल में भी अहमदनगर की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद जो मध्यकाल में हम लोग आएंगे तो राष्ट्रकूट वंश थे, पश्चिमी चालुक्य वंश, ऐसे कई सारे वंश थे जिसमें अहमदनगर की जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ था, यहीं पे तो हुआ था हमारा दिल्ली में, दिल्ली साम्राज्य जब था तो उसके शासनकाल में भी अहमदनगर की जानकारी मिलती है। पर क्या था कि जो दिल्ली साम्राज्य था तो यहाँ के जो राजा थे तो अहमदनगर पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे क्योंकि अहमदनगर दिल्ली से काफ़ी दूर है,
देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है हमारा दिल्ली। पहले प्राचीन काल में यहीं पे तो दिल्ली शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, दिल्ली सल्तनत। और देखिए इससे कहाँ पे है, अहमदनगर यहाँ पे स्थित है। तो काफ़ी दूर होने के कारण जो यहाँ के शासक थे, ये दिल्ली सल्तनत के अधीन तो था, परंतु क्या हुआ था कि जो यहाँ के शासक थे, सॉरी अहमदनगर के, वो दिल्ली के जो शासक थे वो अहमदनगर पर मतलब पूर्ण रूप से, अगर अगल बगल के क्षेत्र रहता तो उसमें तो अपना प्रत्यक्ष शासन कर लेते, पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, जिसका फ़ायदा यहाँ के स्थानीय लोगों ने उठाया। तो क्या हुआ था कि दिल्ली सल्तनत थे, दिल्ली साम्राज्य था, तो वो पूर्ण रूप से अहमदनगर पे अपना वर्चस्व नहीं बना पाता था, अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता था, परंतु यह अपने एक सूबेदार को भेजा था यहाँ पे अहमदनगर में प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए। उस सूबेदार का नाम क्या था? अलादीन हसन गंगू। अलादीन हसन गंगू इसको भेजा था कि ये अपना अहमदनगर पर शासन स्थापित किए करे। तो इस अलादीन हसन गंगू ने साम्राज्य के साथ मतलब धोखाधड़ी किया और इस पे अपना खुद का मतलब ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना कर ली, अपना एक नया साम्राज्य बना लिया। अलादीन हसन गंगू ये सोचता था कि ये कब तक मतलब दूसरे राजा के अधीन रहेगा, इसीलिए इसने अहमद नगर पर अपना कब्जा बना लिया और वह यहाँ पे एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। देखिए कैसे कैसे अहमदनगर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिली। सबसे पहले तो प्राचीन काल में अशोक के बारे में, अशोक के शासनकाल में जानकारी मिली थी। उसके बाद मध्यकाल में राष्ट्रकूट, पश्चिमी चालुक्य, इनके शासनकाल में जानकारी मिली थी। फिर जब दिल्ली साम्राज्य की हम लोग बात करेंगे तो क्या कि अहमदनगर दिल्ली से काफ़ी दूर होने के कारण यहाँ पे जो दिल्ली साम्राज्य के जो राजा थे यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर पाते थे, अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, जिसका फ़ायदा यहाँ के स्थानीय सूबेदारों ने उठाया, जिनका नाम था अलादीन हसन गंगू। इन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणी साम्राज्य अहमदनगर को स्वतंत्र कराकर यहाँ पर क्या ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना कर ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना कर ली। तो यही था अहमदनगर का इतिहास। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इस अहमदनगर का नाम अहमदनगर क्यों पड़ा। तो इसके शासन, इसमें कई सारे साम्राज्य मतलब सूबेदार आए। तो जब इसकी मृत्यु हो गई अलादीन हसन गंगू के बाद, तो जो इसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा बन रहे थे, तो एक राजा बने यहाँ के ब्राह्मणी साम्राज्य के, जिनका नाम था निजाम शाही। तो इन्होंने क्या किया, निजाम शाही जो ब्राह्मणी साम्राज्य को 5 भागों में बांट दिया। जो निजाम शाही था, नहीं निजाम शाही नहीं, ये राजा नहीं बल्कि एक जो अलग दूसरे राजा बने, उसने ब्राह्मणी साम्राज्य को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक का नाम रखा निजाम शाही। देखिए जो ब्राह्मणी साम्राज्य को 5 भागों में बांटा, वहाँ के जो राजा थे किन किन 5 भागों में, चलिए उसके बारे में लोग जानते हैं। सबसे पहला का नाम रखा निजाम शाही, दूसरा का नाम रखा गोलकुंडा, फिर उसके बाद तीसरे का बीजापुर, फिर उसके बाद बीदर। ये ब्राह्मणी राज्य को किन 5 भागों में बांटा, एक निजाम शाही, दूसरा गोलकुंडा, फिर बीजापुर, बीदर और बराड़। जो अलादीन हसन गंगू थे, देखिए नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, जो अलादीन हसन गंगू थे उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणी साम्राज्य को 5 भागों में बांटा गया। ये राजा नहीं थे, गलती लिखा गया। देखिए तो इसके ब्राह्मणी साम्राज्य को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। एक निजाम शाही, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बराड़, इन 5 भागों में बांट दिए। तो इसी में से जो निजाम शाही था
यही आगे चलकर अहमद नगर बनता है। जो निजामशाही भाग को बांटा गया था 5 भागों में, जो निजामशाही था, इसी का नाम अहमदनगर पड़ा। तो अब हम लोग अहमदनगर के इतिहास के बारे में जानते हैं कि मतलब किस राजा ने इसका नाम अहमदनगर दिया था। सबसे पहले हम लोग किसके किसके बारे में जाने कि जो दिल्ली साम्राज्य था वो अहमदनगर पर प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर पाता था, जिसके कारण वहाँ के जो सूबेदार था अलाउद्दीन हसन गंगू वहाँ पे अहमदनगर में ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना कर दिया और ब्राह्मणी साम्राज्य को आकर 5 भागों में बांटा दिया। एक निजामशाही, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बरार। कौन कौन देखिए, निजामशाही, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बरार 5 भागों में बांट दिया। और जो निजामशाही था इसी का नाम आगे चलकर अहमदनगर पड़ता है। अब हम लोग जानते हैं कि इस अहमदनगर का नाम मतलब किस राजा ने दिया था। तो सबसे पहले 1486 ईस्वी में एक व्यक्ति थे मलिक अहमद निजाम शाह। ये क्या कई ब्राह्मणी समाज के प्रधानमंत्री बने और वहाँ के राजा थे, नहीं ये ब्राह्मणी समाज के प्रधानमंत्री थे। तो और ये क्या चाहते थे 1486 ईस्वी में, ये जो व्यक्ति था मलिक अहमद निजाम शाह, ये ब्राह्मणी समाज के क्या था, प्रधानमंत्री, मतलब वहाँ का देख रेख करता था। तो ये क्या चाहते थे, अब वहाँ के राजा दूसरे थे, तो ये चाहते थे इस राजा को पराजित करके, मतलब ये साजिश बनाते थे, पराजित करके और खुद क्या करे, ब्राह्मणी साम्राज्य पे अपना अधिकार स्थापित कर ले। क्योंकि हम लोग इतिहास में ऐसे ही देखते हैं, कभी कभी उसके सेनापति राजा को मार के खुद अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है, तो प्रधानमंत्री। तो इसी तरह इसने भी किया। मलिक अहमद निजाम शाह, इसने क्या किया, ये ब्राह्मणी साम्राज्य का प्रधानमंत्री था, तो ये क्या चाहता था कि साजिश बनाना चालू किया 1486 से। ये चाहता था कि इस राजा को पराजित करके इसको मार दे और अपना ब्राह्मणी साम्राज्य पर वर्चस्व स्थापित कर दे, वहाँ अपना वो राजा बन जाए। अब धीरे धीरे इसकी भनक राजा को लगी, तो राजा क्या किए, उसी के 4 साल बाद 1490 में जब क्या किया, राजा को इसकी भनक लगी तो इसके साथ युद्ध किए। तो पर क्या हुआ, जब ये प्रधानमंत्री था तो इसके राजा के सेना ने इनके साथ गद्दारी की और ये इनसे जाकर मिल गए। हालांकि राजा को पराजित होना पड़ा, हालांकि जो वहाँ के राजा थे वो क्या हुए, पराजित हो गए। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर अपने ही सेनापति दूसरे का साथ दे दे तो वहाँ उस राजा को पराजित होना आवश्यक है। तो वहाँ के जितने भी सेना लोग थे, वो क्या किए, मलिक अहमद निजाम शाह के तरफ से मिल गए, राजा तो अकेले हो गए। अब इस स्थिति में राजा को पराजित होना बनता था और वहाँ के राजा पराजित हो गए। अब इसी के नाम पे जो मलिक अहमद निजाम शाह है, इन्होंने ही अब इस निजाम शाही नाम को बदलकर अहमदनगर रख दिया अपने नाम पे, ठीक है। और अहमदनगर कहाँ रखा, एक क्षेत्र बनाया सीन नदी के किनारे, वही स्थान जहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हुई थी और ये पराजित हुए थे। तो अब इसी को, अब ये तो मलिक अहमद शाह जीत गया था, तो अपनी जीत की खुशी में जो सीन नदी के किनारे था यहीं पे लड़ाई चल रही थी, तो यहीं पे ये जीता था, तो क्या किया, उसका नाम बदलकर अपने नाम पर क्या रख दिया, अहमदनगर। देखिए अभी भी हम देखते हैं कि जो ये अहमदनगर है वो सीन नदी किनारे है। मैं इसको दिखाती हूँ आपको मैप में, देखिए ये अहमदनगर, देखिए, और इधर से देखिए सीन नदी गुजर रहा है, तो इसी के किनारे की तरह है। तो कौन इसकी स्थापना किए थे अहमदनगर की, सबसे पहले मलिक अहमद निजाम शाह। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारी सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, वो क्या कर रही है कि जिस अहमदनगर है तो इसका नाम बदलकर अहिल्यानगर रखना चाहती है। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने चलते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है कि हमारी खबर क्या थी
और किस तरह अहमदनगर का इतिहास कैसे कैसे दिल्ली साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। वहाँ के सूबेदार अलाउद्दीन हसन गंगू ने अपना वर्चस्व अपना लिया ब्राह्मणी साम्राज्य को, और ब्राह्मणी साम्राज्य को 5 भागों में बांट दिया। एक निजाम शाही, फिर गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बराड़, और और फिर वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे मलिक अहमद निजाम, राजा को पराजित कर कर खुद अहमदनगर की स्थापना कर दिए और वहाँ के राजा बन गए। अब जानते हैं कि जो सरकार है वो इस अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर क्यों रखना चाहता था। आखिर ये अहिल्याबाई होलकर कौन थी, इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ने से पहले मैं उनका तस्वीर दिखा देती हूँ। देखिए, यही है अहिल्याबाई होलकर, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, अहिल्याबाई होलकर कौन थी, कौन है ये अहिल्याबाई होलकर। तो ये क्या थी, ये इसी महाराष्ट्र में, मतलब जो अहमदनगर थे यहीं पे एक छोटे से, यहीं पे जो गांव था, एक छोटा सा गांव था, उस गांव का नाम क्या था, चोंदी गांव। अहमदनगर का एक छोटा सा गांव सी था चोंदी गांव, वहीं की रहने वाली थी। और इनके जो पिता थे क्या थे, वहाँ के प्रधान थे। इनके पिताजी गांव के प्रधान थे। चोंदी गांव की रहने वाली थी और इनके पिताजी गांव के प्रधान थे। इनके पिताजी क्या चाहते थे कि इनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ अपना नाम कमाए, आगे बढ़े। जो उस समय के, मतलब उस समय के में काफ़ी उतना लड़की को नहीं पढ़ाया जाता था, फिर भी इनके पिताजी चाहते थे कि नहीं, इनकी बेटी पढ़े लिखे और अपना नाम कराए, जो उस समय काफ़ी मुश्किल था। तो अहिल्याबाई के इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि अहिल्याबाई तो पढ़ती लिखती थी, बहुत ही संस्कारी थी। जब ये 8 वर्ष की थी तो मंदिर में क्या कर रही थी, भजन गा रही थी। तो वो भजन गा रही थी, तो उसी समय जो वहाँ के पेशवा थे, जो सेना के कमांडर थे, पेशवा सेना के कमांडर थे मल्हार राव, वो मंदिर में पहुँचे और अहिल्याबाई के गीतों से, मतलब इनके जो भजन गा रही थी, इनके भजन से काफ़ी प्रभावित हुए और इनको लगा कि ये बहुत ही संस्कारी लड़की है। तो 8 वर्ष की उम्र में क्या किए थे, ये महाल राव, इनका एक बेटा था खांडे राव, तो इनसे अहिल्याबाई के विवाह करवा देते हैं, अपनी बहू बना लेते हैं। जो महाल राव इनके काफ़ी संस्कारों से प्रभावित हो चुके थे, तो अपने बेटे का शादी, खांडे राव का शादी किससे करवा देते हैं, अहिल्याबाई होलकर से। देखिए, तो इस तरह कैसे कैसे एक साधारण सी लड़की एक साम्राज्य की रानी बन जाती है। परंतु क्या होता है, कुछ ही समय के बाद जो खांडे राव थे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आखिर उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है, देखिए, तो 1754 में एक भरतपुर का युद्ध होता है। भरतपुर का युद्ध होता है। भरतपुर के युद्ध में ये खांडे राव जाते हैं लड़ाई करने और इसी के युद्ध के दौरान इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अब जो वहाँ का शासन व्यवस्था था अहमदनगर का, आखिर वो कौन संभाले। ये मल्हार राव तो मतलब बूढ़े हो चुके थे, तो वहाँ के शासन व्यवस्था किनके, अहिल्याबाई होलकर के हाथों में आ गई। अब वहाँ के शासन व्यवस्था यही संभालती थी। तो ऐसा कहा जाता है, तो जो इनकी प्रशासनिक और सैनिक रणनीति थी काफ़ी बेहतर थी। एक स्त्री होते हुए भी इन्होंने अहमदनगर का प्रशासनिक और सैन्य रणनीति काफ़ी उत्कर्ष थी और ये बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाई थी, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए हैं। तो ये अपनी पुस्तक में ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो प्रधानमंत्री लिखे हैं, प्रधानमंत्री बोले, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। तो इसी में अहिल्याबाई होलकर के प्रशासनिक और सैन्य रणनीति के बारे में लिखा गया है। इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अहिल्याबाई होलकर का कुल शासनकाल 30 वर्ष था। कितना से 1765 से लेकर 1795 ईस्वी तक वो अहमदनगर की रानी बनी हुई थी, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अहिल्याबाई होलकर के समय वहाँ का प्रशासन को हम लोग स्वर्णिम युग के नाम से जानते थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो सैन्य व्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत थी, सरकार भी काफ़ी वहाँ की अच्छी थी, वहाँ पे जो निजी संगठन थे वो भी बहुत ही मजबूत थे। तो अहिल्याबाई होलकर के समय में वहाँ की प्रशासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी, और जिसके कारण वहाँ की जितने भी प्रजा थी ये इनका सम्मान भी करती थी। हम लोग जानते हैं कि जिस मतलब रानी या राजा को उनकी प्रजा अगर उनकी सम्मान करे, उनकी इज्जत करे, तो वो साम्राज्य काफ़ी सुदृढ़ होता है। तो इसी के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और उन्होंने कई सारे हिंदू मंदिर को मतलब जीर्णोद्धार भी करवाया था। हिंदू मंदिर के जीर्णोद्धार में इनकी काफ़ी भूमिका थी। जैसे हम लोग जानेंगे, जो सोमनाथ मंदिर स्थित है, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है, और काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में स्थित है। जो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, काशी विश्वनाथ मंदिर, इनको काफ़ी सुदृढ़ किया किसने? अहिल्याबाई होलकर ने। देखिए मैं आपको इसका फोटो दिखाती हूँ। देखिए यही है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। देखिए कितने बेहतर तरीके से इसे बनाया गया है। और देखिए ये है काशी का मंदिर, दिख रहा है आप लोगों को? तो इसी मंदिर का कई बार मरम्मत किसने करवाई? अहिल्याबाई होलकर ने। और ऐसा कहा जाता है कि जो इनके समय में जो मंदिर घूमने के लिए जितने भी व्यक्ति आते थे, यात्री लोग आते थे, उनके रहने के लिए ये घर की भी मतलब व्यवस्था की थी। तो यही थी, इसी कारण जो अहिल्याबाई होलकर है इनके समय में प्रशासनिक और सैन्य राजनीति को काफ़ी मजबूत माना जाता है। परंतु जब क्या हुई, जब इनके ससुर की भी मृत्यु हो जाती है, इनकी पति की भी मृत्यु हो जाती है, तो क्या करती है अहिल्याबाई होलकर? अब 30 वर्ष का इनका शासनकाल भी हो जाता है, तो इनको लगता है कि अब इनसे वहाँ की शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल पाएंगी, तो वहाँ के शासन व्यवस्था किसको दे देती है? पेशवा को। अब कहती है अहमदनगर को अब आप ही मतलब पेशवा के नियंत्रण में रख देती है, और कहती है कि अगर आपको कोई ज़रूरत होगी तो हम आपकी मदद करेंगे। पेशवा के नियंत्रण में अहमदनगर का इतिहास को रख देती है। तो इसी कारण जो क्या कहा जा रहा है कि अहमदनगर के निर्माण में जो अहिल्याबाई होलकर है उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल रही है। तो इसी के लिए हाल फिलहाल में जब उनकी 298 जयंती मनाई गई है, जो पीछे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जब 298 जयंती मनाई गई है तो इसीलिए अहमदनगर का नाम बदल कर अहिल्यानगर रखा जा रहा है। देखिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ हम लोग आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़े हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने खबर की बात की थी, तो हमारी आज की खबर क्या थी कि जो अहिल्याबाई की 298 जयंती मनाई जा रही है, उसमें क्या कहा गया है कि जो महाराष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं वो घोषणा किए हैं कि अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा जाएगा। आखिर ऐसा क्यों
क्योंकि अहमदनगर के इतिहास के बारे में अब ये एक खबर में बनी हुई है, तो हम लोग अहमदनगर के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसलिए हम लोग अहमदनगर के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले इतिहास में अहमदनगर का नाम कहाँ आता है, तो प्राचीन काल में सम्राट अशोक के समय में। फिर उसके बाद मध्यकाल में राष्ट्रकूट वंश, पश्चिमी चालुक्य वंश, इसके समय में अहमदनगर की जानकारी मिलती है। और दिल्ली साम्राज्य में भी अहमदनगर की जानकारी मिलती है, परंतु ये दिल्ली से काफ़ी दूर होने के कारण दिल्ली के शासक इस पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, जिसका फ़ायदा किसने उठाया, अलाउद्दीन हसन गंगू, जो यहाँ का सूबेदार था। और इसने अहमदनगर पर अपना राज्य स्थापित करके अपना वर्चस्व बनाकर वहाँ पर ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना कर दी। और बाद में इसी ब्राह्मणी साम्राज्य को कितने 5 भागों में बांट दिया। कौन कौन, एक निजाम शाही, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बरार, इस 5 भागों में बांट दिया। और यही निजाम शाही है, इसी का नाम आगे चलकर अहमदनगर पड़ा। जब वहाँ के प्रधानमंत्री थे मलिक अहमद निजाम शाह, वो क्या किए, 1486 में षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए कि वहाँ के राजा को पराजित करके उनकी हत्या करके ब्राह्मणी साम्राज्य पर अपना मतलब वर्चस्व बनाना है, वहाँ का राजा उनको बनना है। अब इसके बारे में राजा को जानकारी मिली कि ये हमें मारना चाहता है, तो राजा ने इनसे युद्ध किया, परंतु दुर्भाग्य स्वरूप इनकी मृत्यु हो जाती है, पराजित हो जाते हैं, क्योंकि इनके ही सेना लोगों ने इनके साथ गद्दारी की और वो मलिक अहमद निजाम के साथ जाके मिल गए। और 1490 ईस्वी में क्या हो जाती है, युद्ध में राजा की पराजित हो जाते हैं, जिसके कारण जो मलिक अहमद निजाम शाह थे, जिस स्थान पे पराजित हुए थे राजा, मतलब जिस स्थान पे ये जीते थे, वो निजाम शाही स्थान था। और वहीं पर सीन नदी के किनारे एक नए साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं, जिनका नाम था अहमदनगर। ये तो अहमदनगर का इतिहास हो गया। अब हम लोग अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब उसके बाद देखे हैं कि अहिल्याबाई होलकर कौन थी, धीरे धीरे कैसे उसने अहमदनगर पर मतलब वहाँ को शासन व्यवस्था को अच्छा बनाया। देखिए, सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम लोगों ने क्या जाना था कि ये क्या थी, एक अहमदनगर की एक छोटा सा गांव था, चोंदी गांव, वहीं की रहने वाली थी। इनके पिताजी गांव के प्रधान थे, वो चाहते थे इनकी बेटी पढ़े लिखे, अच्छे संस्कार ग्रहण करे। तो इनके इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं कि 8 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था कि ये एक मंदिर में क्या कर रही थी, भजन गा रही थी। और वहीं पे वहाँ के पेशवा जो थे मल्हार राव जा पहुँचे। अभी इनके संस्कार से इतने प्रभावित हुए कि अपने बेटा खांडे राव की विवाह इनसे करवा देते हैं, परंतु 1954 के भरतपुर के युद्ध के समय खांडे राव की मृत्यु हो जाती है और अहमदनगर का पूरा प्रशासन व्यवस्था सैन्य व्यवस्था रानी अहिल्याबाई होलकर के हाथों में आ जाती है, जिसकी जानकारी हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया से देखने को मिलती है। तो ये इनमें लिखा गया है जो अहिल्याबाई होलकर के समय में उनकी प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, सैन्य राजनीति काफ़ी अच्छी थी, वहाँ की प्रजा इनका काफ़ी सम्मान करती थी। और मंदिरों के निर्माण के बारे में भी हम लोग जाने तो इन्होंने सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। और अंत में जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया, अब इनको लगा कि अब वहाँ का साम्राज्य इनसे नहीं चल सकता है, तो पेशवा के हाथों में अहमदनगर को दे देती है। अब ऐसे ही मतलब अहमदनगर का इतिहास यहीं पर है। तो अब इसी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के समय जो राजा क्या वहाँ के महाराष्ट्र के जो प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं कि अब अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रख दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र की जनता काफ़ी इसकी आलोचना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग बोल रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र में काफ़ी यहाँ पे भुखमरी जैसी समस्या बनी हुई है, लोगों के पास खाने के लिए
खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। और यहाँ के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, जनता सबसे यहाँ का ध्यान भटकाने के लिए क्या कर रहे हैं कि अलग अलग नीति बना रहे हैं और जिन मुद्दे पर इनको विचार करना चाहिए उनको छोड़कर और ये नाम बदलने पर लगे हुए हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र की जनता काफ़ी आलोचना कर रही है। अब देखिए आगे क्या होता है कि अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर रखा जाता है या नहीं। तो यही थी आज की हमारी खबर जो चर्चा में बनी हुई थी। मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना सारा समझ में आ गया हो गया। धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।